हेलो गाइस, आपके अपने एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी के चैप्टर 3 मानव जनन को कंटिन्यू करेंगे और आज हम बात करेंगे शुक्राणु जनन और मादा जनन तंत्र के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुक्राणु जनन। स्पर्मेटोजेनेसिस। पिछले वीडियो में हमने देखा था नर जनन तंत्र के बारे में, और अगर जिन्होंने भी पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है उनको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। शुक्राणु जनन पहले जानते हैं शुक्राणु जनन क्या होता है। वृषण में शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन ये पुरुषों में होता है और ये यौनारंभ यानी कि किशोरावस्था अर्थात जब पुरुष की उम्र 13 से 14 वर्ष की होती है तभी से वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण आरंभ हो जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो वृषण होता है उसकी संरचना के बारे में हमने बात किया था। आइए थोड़ा सा हम उस पर भी थोड़ा नजर मार लेते हैं कि वृषण की संरचना किस प्रकार थी और कहां पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये वृषण है। वृषण हमने बताया था 2 होते हैं, परंतु हम यहां पर एक ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। प्रत्येक वृषण के अंदर हमने बताया था कि 200 से 400 वृषणीय पिंडक होते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिकुलर लाव्यूल। टेस्टिकुलर लाव्यूल बोलते हैं। और प्रत्येक वृषणीय पिंडक में 1 से 3 शुक्रजन नलिका या शुक्रजन नलिका होती है। शुक्रजन नलिका भी कह सकते हैं। इसे बोलते हैं सेमीफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल ये 1 से 3 होती हैं और जो वृषणीय पिंडक होते हैं ये 200 से 400 होते हैं। ठीक है, तो ये 1 से 3 होते हैं शुक्रजन नलिका। और शुक्रजन नलिका का जब हम जैसे मान लीजिए कोई एक पाइप है, इसको ऐसे कट करेंगे तो राउंड स्ट्रक्चर दिखाई देगा इस तरीके से गोल गोल। इसमें हमने बताया था कि 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक को हमने डार्क से दिखाया था और एक को हमने राउंड यानी गोल में दिखाया था। राउंड वाले स्ट्रक्चर को हमने बताया था शुक्रजन कोशिका। शुक्रजन कोशिका शुक्रजन कोशिका को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया इंग्लिश में बोलते हैं। और ये जो कोशिकाएं हैं डार्क कलर की, इसे बोलते हैं सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाएं। शुक्रजन कोशिका से ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के वृषण में ऐसा कौन सा भाग होता है जहां पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो मनुष्य के वृषण में जो सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल होती है उसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, शुक्रजन कोशिका और सर्टोली कोशिका। तो शुक्रजन कोशिका के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है या शुक्रजन कोशिका से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब आइए बात करते हैं कि शुक्रजन कोशिका से किस प्रकार जो है
शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और इसके निर्माण के लिए कुछ हार्मोन्स होते हैं जो इसको प्रेरित करते हैं। जैसे हमने बताया था, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो खाली स्थान बच जाता है, वहां पर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनको बोलते हैं अंतराली कोशिकाएं। अंतराली कोशिकाएं को हम लोग लीडिंग सेल भी बोलते हैं या इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। ठीक है, अंतराली कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण होता है, यानी सिक्रीशन होता है, जो शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया को, यानी शुक्राणु जनन को प्रेरित करते हैं। और इस हार्मोन को, यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को उत्प्रेरित करता है LH, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड में होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जहां से LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो प्रेरित करता है टेस्टोस्टेरोन को। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को एक हार्मोन और है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और ये सिक्रीट करता है LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये प्रेरित करता है किसको? अंतराली कोशिकाओं को, लीडिक सेल्स को, और ये स्रावित करते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन प्रेरित करता है शुक्राणु जनन को। और ये बात याद रखना कि जो पुरुष होते हैं उनमें 13 से 14 वर्ष की अवस्था से ही शुक्राणु जनन की प्रक्रिया, यानी कि किशोरावस्था से शुक्राणु जनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। ये बात याद रखना। अब हम देखते हैं कि शुक्रजन कोशिका से किस प्रकार शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जैसे मान लेते हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी कि शुक्रजनन नलिका जो वृषणीय पिंडक में पाई जाती है, उसमें एक कोशिका ये शुक्रजन कोशिका है। क्या है? शुक्रजन कोशिका। शुक्रजन कोशिका कहाँ होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ होता है? वृषणीय पिंडक में। वृषणीय पिंडक कहाँ होता है? वृषण में, यानी टेस्टिस में। टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, शुक्रजन कोशिका, सर्टोली कोशिका। और सर्टोली कोशिका का काम क्या होता है? जो शुक्रजन कोशिका से शुक्राणु बनेंगे या तो उसमें धंस जाएंगे, ठीक है, और धंस करके उससे पोषण प्राप्त करेंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो सर्टोली कोशिकाओं का काम होता है पोषण प्रदान करना। ठीक है, तो सबसे पहले जो शुक्रजन कोशिकाएं होती हैं ये अपनी संख्या में बढ़ोतरी करती हैं। क्या करती हैं? अपनी संख्या में बढ़ोतरी करती हैं। कई बार, बार बार जो है इनमें कोशिका विभाजन होगा इस तरीके से। और कौन सी कोशिका विभाजन होगा? माइटोसिस, यानी कि समसूत्री कोशिका विभाजन। माइटोसिस में क्या होता है? जैसे मान लीजिए 2n है, यानी कि इसके अंदर 46 गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, तो इसके अंदर भी 46 गुणसूत्र होंगे। और इनको बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया। जितनी भी सेल्स हैं इसको बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया, यानी ये शुक्रजन कोशिका है। ये अभी सब क्या है? शुक्रजन कोशिका ही तो है। अब ये शुक्रजन कोशिका, इसमें से सभी शुक्राणुओं का निर्माण करेंगी, परंतु हम एक करके समझते हैं। ये जो कोशिका है इसमें ये कैसी है? 2n है, इसमें गुणसूत्र की संख्या सेम है। इसे बोलते हैं प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। प्राथमिक शुक्रजन कोशिका, यही से बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसको ध्यान से समझना किस प्रकार निर्माण होता है। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है और इसमें अब होगा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। क्या होगा?
अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, यानी इसमें होगा मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, ये हो जाएंगे NN, ठीक है। अब इनको बोला जाएगा द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। द्वितीयक शुक्रजन कोशिका, ये प्राथमिक शुक्रजन कोशिका है और ये द्वितीयक शुक्रजन कोशिका है। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा। क्या होगा, मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड में क्या होगा, दो कोशिकाओं से क्या बनेंगे, चार कोशिकाएं बन जाएंगी। ये चारों कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, आधे हो गए हैं। अब इनको कहा जाएगा स्पर्मेटिड्स, या इनको बोलते हैं शुक्राणु पुरुष, प्रसु कह सकते हो, शुक्राणु प्रसु या स्पर्मेटिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड्स। और इन्हीं स्पर्मेटिड्स से शुक्राणुओं का निर्माण होगा। ये क्या है, शुक्राणु। शुक्राणु अर्थात नर युग्मक। एक बार फिर इसको समझते हैं। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया पुरुषों में 13 से 14 वर्ष की अवस्था से ही आरंभ हो जाता है। और शुक्राणु जनन यानी वृषण में शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। और शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है, वृषण में होती है, यानी टेस्टिस में होती है। टेस्टिस में 200 से 400 वृषणीय पिंडक होते हैं और प्रत्येक वृषणीय पिंडक में 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं या शुक्रजनन नलिकाएं, जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। उसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, शुक्रजन कोशिका और सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका विकसित हो रहे शुक्राणुओं के लिए पोषण का कार्य करती हैं, ठीक है। और शुक्रजन कोशिका से शुक्राणु का निर्माण होता है। तो पहले देखते हैं, पहले होगा माइटोसिस यानी समसूत्री कोशिका विभाजन। ये अपने संख्या में बढ़ोतरी करेंगे, तब इनको बोला जाएगा स्पर्मेटोगोनिया, यानी कि शुक्रजन कोशिका। शुक्रजन कोशिका ये जब ये हमें सिंगल की बात करते हैं तो इसमें प्राथमिक शुक्रजन कोशिका एक को मान लेते हैं। प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में होगा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा तो दो कोशिकाएं बन जाएंगी। अब दोनों कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। जब दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी तब उसे बोलेंगे द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा, यानी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में फिर से क्या हो जाएगी, ये 1 से 2 बन जाएंगी, यानी कि टोटल कितने हो गए, 4। अब इनको कहा जाएगा शुक्राणु प्रसु या स्पर्मेटिड्स कहा जाता है इनको। अब स्पर्मेटिड्स जो होती हैं इनसे ही शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु एक्चुअली क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, शुक्राणु की संरचना के बारे में, ठीक है। अब आइए देखते हैं शुक्राणु की संरचना किस प्रकार होती है। अब ये पूरा याद रखना, कहाँ ये प्रक्रिया हुई है, वृषणीय पिंडक के अंदर शुक्रजन नलिका में, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सर्टोली कोशिका इसके लिए पोषण का कार्य करेगी। शुक्रजन कोशिका से शुक्राणुओं का निर्माण होगा। अब हम देखते हैं शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु की जो संरचना होती है उसके 3 भाग होते हैं। इस तरीके से शुक्राणु की संरचना होती है। ये इसका भाग, ऊपर वाला भाग हेड कहलाता है, और ये वाला पार्ट नेक कहलाता है, और ये वाला पार्ट टेल कहलाता है, ठीक है।
हेड, नेक और टेल। हेड के ऊपरी छोर पर यहां पे इसको बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम का कार्य पूछा जाता है, ठीक है। और एक्रोसोम के नीचे ये होता है न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। यानी हेड वाले पार्ट में दो भाग होते हैं, एक होता है एक्रोसोम और दूसरा होता है न्यूक्लियस। नेक जो है हेड को टेल से जोड़ता है। नेक वाले पार्ट में जो होता है यहां पे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का आप सभी को पता है कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। और एक प्रकार की क्या है ये, हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड कोशिका है। जैसे कि आपने देखा था नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गए थे, आधे हो गए थे, ठीक है। और ये टेल पार्ट है, क्या है ये, टेल पार्ट है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शुक्राणु होता है यानी नर युग्मक होता है, इसको ट्रेवल करने के लिए जब ये योनि से प्रवेश करता है, गर्भाशय से होता हुआ अंडाणु से निषेचन के लिए जाता है, तब इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है ट्रेवल करते समय। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू मिलती है, ठीक है। एक्रोसोम का कार्य क्या होता है, एक्रोसोम ये जो शुक्राणु के सबसे टिप पर यानी हेड के सबसे टिप पे पाई जाती है एक्रोसोम, इसका कार्य क्या होता है, इसमें कुछ रसायन होते हैं और ये रसायन जब अंडाणु से मिलते हैं ये, तो अंडाणु के ऊपर एक परत पाई जाती है जो काफी हार्ड होती है, जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। इसको गलाने में हेल्प करता है। जब ये यहां आता है तो इसको गला देता है और ये यहां से क्या करता है, एंट्री करता है शुक्राणु, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा शुक्राणु की संरचना और शुक्राणु जनन पूरा प्रोसेस। अब हम बात करेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। जैसा कि पिछले वीडियो हमने देखा था, जो नर जनन तंत्र था उसको हमने दो भागों में बांट के समझाया था, प्राथमिक लैंगिक अंग, ठीक है। मादा जनन तंत्र को हम दो भागों में बांटकर इसको भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। इस तंत्र में पढ़ेंगे कि मादा में ऐसा कौन सा अंग होता है जो लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो इसको हम दो भागों में बांट के समझ सकते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग या भी इसको प्राथमिक जनन अंग भी कह सकते हैं। दूसरा है द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी और एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मैंने बताया था कि प्राथमिक लैंगिक अंग वे होते हैं जहां पर युग्माणुओं यानी कि युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं मादा जनन तंत्र की, तो यहाँ पे किसका निर्माण होगा, अंडाणु का निर्माण होगा। और अंडाणुओं का निर्माण प्राथमिक अंग कौन सा होता है महिलाओं में या मादा में,
वो होता है अंडाशय, यानी कि ओवरी। और ये होता है एक जोड़ी, एक जोड़ी अंडाशय मादा में पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में ओवरी बोलते हैं। और यहीं पर अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। अंडाणु क्या है? मादा युग्मक। क्या है? मादा युग्मक, या इसको हम फीमेल गैमीट भी बोलते हैं, फीमेल गैमीट। अब हम देखते हैं द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग। वे अंग जो लैंगिक प्रजनन में सहायता करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें है, इसमें कई सारे हैं, तो सबसे पहला है गर्भाशय। गर्भाशय यानी कि यूटेरस, ये एक होता है। ठीक है, दूसरा है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी जो होती है ये एक जोड़ी होती है, इसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये एक जोड़ी होती है। तीसरी है गर्भाशय ग्रीवा। सर्विक्स जिसे बोलते हैं, ये भी एक जोड़ी होती है। चौथी है योनि, जिसे बोलते हैं वजाइना, ये भी एक होती है। उसके बाद है बाह्य जननेंद्रियां। बाह्य जननेंद्रियां इसे बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। और लास्ट है स्तन ग्रंथियां। इसे बोलते हैं मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग कौन कौन से होते हैं, इसी समय आप लोग याद करते चलिए। गर्भाशय यानी यूटेरस, ये एक होता है। अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब, ये एक जोड़ी होती है। गर्भाशय ग्रीवा एक जोड़ी होती है, यानी सर्विक्स। योनि यानी वजाइना एक होती है। बाह्य जननेंद्रियां, ये आप अपने बुक में देख सकते हैं भी, ये जो हम बता रहे हैं ये फिगर बना के आपको समझाएंगे। स्तन ग्रंथियां यानी कि मेमरी ग्लैंड्स, ये भी क्या होती हैं? एक जोड़ी होती हैं। ठीक है, तो आइए हम फिगर के माध्यम से समझते हैं ये जो प्राथमिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं, इनको हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। मादा जनन तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिगर के माध्यम से समझते हैं कि प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक जो सहायक लैंगिक अंग होते हैं, किस प्रकार से मादा के शरीर में कहाँ पर पाए जाते हैं। ये
इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। जो यहाँ से अटैच होती हैं, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है ये गर्भाशय है, यूटेरस, और ये गर्भाशय ग्रीवा है। अभी हम आपको समझा रहे हैं। ये अंडाशय है, ये योनि है, और ये जो है अंडवाहिनी है। इतने पार्ट आपको याद रखने हैं। अंडवाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, योनि, वजाइना जिसे बोलते हैं, और अंडवाहिनी, अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब जिसे बोलते हैं। देखिए यहाँ पे गर्भाशय एक होता है, ये गर्भाशय है, ठीक है। अंडवाहिनी एक जोड़ी होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से लेकर यहाँ तक गर्भाशय की जोड़ तक, ये अंडवाहिनी एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, दो, यानी कि एक जोड़ी। दूसरा है गर्भाशय ग्रीवा, ये गर्भाशय ग्रीवा है, ठीक है, एक ये है और एक ये, एक जोड़ी हो गई। यौन यानी वजाइना एक है, वायजलिंग इसमें हम नहीं दिखा सकते, स्तनग्रंथि इसमें हम नहीं दिखा सकते हैं, ये भी एक जोड़ी होती है, ठीक है। और अंडाशय जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, अंडाशय एक जोड़ी, ये आपका अंडाशय है, ठीक है। इसको हम डिफरेंट कलर से दिखा सकते हैं। ये है अंडाशय। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो अंडाशय होता है, इसी अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है, यानी मादा युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? इसी अंडाशय के अंदर होता है। और जो फिंगर, ये जो अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी के 4 भाग होते हैं, ये आपको याद रखना है। अंडवाहिनी के 4 भाग होते हैं। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होते हैं, इनको फिम्बरी बोलते हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसे बोलते हैं फिम्बरी। और बेटर है कि आप लोग इंग्लिश में ही याद करें, ठीक है, फिम्बरी। और ये जो यहां वाला पार्ट होता है, इसे बोलते हैं इस्थमस। गर्भाशय के सबसे समीप वाला भाग, इसे बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। और यहां वाला, ये इस पार्ट को बोलते हैं एम्पुला। और ये जो फिम्बरी के पास वाला भाग होता है, इसे बोलते हैं इनफंडिबुलम। ठीक है। तो ये जो चार भाग दिख रहे हैं आपको, ये अंडवाहिनी के यानी फैलोपियन ट्यूब के 4 भाग होते हैं। अंडाशय के सबसे समीप वाले भाग यानी फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होते हैं, इसको बोलते हैं फिम्बरी। और फिम्बरी के बगल वाले पार्ट को बोलते हैं इनफंडिबुलम, ठीक है। और इनफंडिबुलम के बगल वाले भाग को बोलते हैं एम्पुला। और गर्भाशय के सबसे समीप वाले भाग को बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अंडवाहिनी के 4 भागों के नाम लिखिए। या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मादा में ऐसा कौन सा अंग होता है जहां पर अंडाणुओं का निर्माण होता है, तो वो होता है अंडाशय। और जब अंडाशय यहाँ से परिपक्व हो जाते हैं बन करके, तो इसी फिम्बरी के माध्यम से अंडवाहिनी के थ्रू होते हुए यहाँ पर पहुंचते हैं। कहाँ पर पहुंचते हैं? एम्पुला और इस्थमस के बीच में। ये जो एम्पुला होता है और इस्थमस, इन दोनों के बीच में अंडाणु आता है, ठीक है। और ये अंडाणु जहां पे आता है, तो इसको बोलते हैं एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। जब शुक्राणु ट्रेवल करते हुए, शुक्राणु
ट्रेवल करते हुए यहां पे आता है तो एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे अंडाणु से आके मिलता है, निषेचन होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नीट में एक बार पूछा गया है, ठीक है। नीट में एक बार पूछा गया था क्वेश्चन कि जो अंडाणु है शुक्राणु से किस जगह पर मिलता है, तो एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे शुक्राणु अंडाणु से निषेचन करता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये मादा जनन तंत्र समझ में आ गया होगा। अगर एक बार समझ में नहीं आया है तो इसको ध्यान से फिर से समझिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।